हाय। पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादियों के हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय राजनीतिक में उथल पुथल मची हुई है। भारत के विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर कई तरह के सवाल लगातार उठा रहे हैं कि इस ऑपरेशन को कुछ ही दिनों में आखिर क्यों समाप्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन में शामिल जवानों को कितनी छूट दी गई थी। विपक्षी नेता लगातार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि संघर्ष में कितने नागरिकों और सैन्य बल मारे गए हैं और हमारे दुश्मनों ने कितने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। भारतीय मीडिया चैनलों को दिए गए अपने बयान में सशस्त्र बलों के प्रमुख सीडीएस ने यह भी कहा कि इस संघर्ष में हताहत होने की संभावना तो हो सकती है और शुरुआती दौर में हमें ऑपरेशंस के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन जल्द ही हमने उस समस्याओं को ठीक कर लिया और पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में स्थित विभिन्न आतंकवादी ढांचों और ठिकानों पर जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया था और जहां से उन्हें अपने नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी, बिना उसकावे के सटीक हमले किए। लेकिन विपक्षी दल अपने इस बयान पर अड़े हुए हैं कि भारत के कितने राफेल विमान मार गिराए गए। मीडिया और आम जनता में इस सवाल की पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ का कहना है कि 5 राफेल विमान मार गिराए गए हैं, जबकि कुछ का दावा है कि सिर्फ 1 विमान मारा गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसे किसी भी दावे का खंडन नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ ने स्पष्ट किया कि मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऊंचाइयों पर तकनीकी खराबी के कारण भारत के एक राफेल लड़ाकू विमान खोया है। अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों के साथ एक समारोह में कहा कि पिछले झड़प में दोनों देशों ने 5 विमान मार गिराए, लेकिन इस बयान में यह स्पष्ट नहीं है कि वे भारतीय जेट थे या पाकिस्तानी जेट। आईआईटी मद्रास के एक सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी विदेशी मीडिया के इस दावे को खारिज कर दिया कि पाक हमले में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर भारी नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने हमें हुए किसी भी नुकसान का सबूत मांगा। यह सब अटकलें भारतीय राजनीतिक में चल रही थी, जिसमें विपक्षी नेता पहलगाम आतंकवादी हमले पर संसदीय बहस की और चर्चा की मांग करने लगे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों से भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया गया है और गृह मंत्रालय ने भी उनके इस्तीफे की सूचना दे दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल द्वारा संचालित करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अंकल संक्रमणीय मतदारों किया जाता है और इस चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी व्यक्ति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। किसी सदस्य के ताकत देने की स्थिति में खाली स्थान को भरने के लिए अथाशिक चुनाव कराया जाता है। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे 5 वर्षों तक पद ग्रहण करने और बने रहने का हकदार होता है। इस त्याग पत्र ने भारतीय राजनीतिक में एक बार फिर से इस बात पर बहस छेड़ दी है कि हमारे राजनेता संवैधानिक पद धारण करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। भारत शासन वर्तमान शासन में उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर कई तरह की चर्चाएं व्यक्त की जा रही थी। एक बार फिर बिहार मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग की मंशा सवालों के घेरे में है और विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया की क्या जरूरत थी। भारत निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि 2003 के बाद से कोई अपडेट नहीं था, इसलिए चुनाव से पहले इस पुनरीक्षण प्रक्रिया की जरूरत थी। राज्य में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है और मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रही है। मौजूदा सरकार के नेता दावा करते भी दिखाई दिए कि कोई मतदाता ऐसे भी हैं जो कानूनी तौर पे भारत या राज्य के निवासी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लाखों अवैध मतदाता हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा आखिर क्यों नहीं उठाया गया,
जरा सोचिए, उन लाखों मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में वोट दिए और राज्य चुनाव में उन्हें अवैध बताया जा रहा है। इसका क्या मतलब? क्या उनके दावे असली हैं या ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के हथकंडे जो भ्रम और सवालों से भरा हुआ है? इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण से बिहार मतदाता पुनरीक्षण को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ही वोटर के कार्ड से वोट डाले थे। अब भारत के चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पाया है कि 50 लाख से ज्यादा लोग वोटर कार्ड या रजिस्ट्रेशन में दर्ज पते मेल नहीं खाते। इसका मतलब है कि इन सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपना वोट डाले थे जो अवैध थे। इसका मतलब यह साफ है कि इन मतदाताओं से वोट पाकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की सदस्यता भी अवैध होती है अगर ये वोट डालने के हकदार नहीं है तो। यह इतनी भ्रामक प्रक्रिया है कि अब एक भी भारतीय राजनीतिक दल यह स्पष्ट करने के लिए उत्सुक कतई नहीं है कि जमीनी पर आखिर क्या हो रहा है। कुछ प्रमुख भारतीय और डिजिटल मीडिया भी इस बिहार मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर नजर बनाए रखे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में कई अनियमितताएं बरती जा रही है। लेकिन ये केवल आरोप है जिन पर भारत के चुनाव आयोग और सरकार को स्पष्टीकरण देना है। भारतीय राजनीति में इन दिनों जाति और धर्म के मुद्दे आम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि इन मुद्दों को समाज ने स्वीकार कर लिया क्योंकि समाज जाति और धर्म के मुद्दों को अपने आर्थिक और राजनीतिक कल्याण का एक साधन मानता है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के पास चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म के मुद्दे के अलावा ज्यादा मुद्दे नहीं होते और कई चुनावों में यह साबित हो चुका है कि ये मुद्दे देश के आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों की तुलना में उनकी जीत की संभावना को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग अभी भी चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए इन मुद्दों के प्रभाव और परिणामों को समझने के लिए कतई तैयार नहीं। अगर वे समझ जाए तो वे एक ही उम्मीदवार को 2 बार चुनाव जीतने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को समय और मांग के अनुसार संशोधित करने की जरूरत है ताकि उसके मूल्य और मजबूत हों, बजाय कि इसके 20वीं सदी में अपनाई गई व्यवस्थाओं को 100 साल से ज्यादा तक ढोया जाए। किसी भी उम्मीदवार को किसी भी चुनाव में 3 बार चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चुनाव के सभी स्तरों पर 2 कार्यकाल निश्चित हो। इसके बाद सामाजिक विकास में रुचि रखने वाले लोगों को स्वयं इच्छा से काम करने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार द्वारा प्याधन और गहन भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को जन कल्याण की रक्षा और उसे बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है। चुनाव के लिए वोटर कार्ड कैसे बनाए जाते हैं यह भारतीय राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तर के समर्थकों से पूछा जा सकता है। वे आपको बता सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक में चुनाव से ठीक पहले वोटर कार्ड कैसे बनाए जाते हैं और उनकी कितनी विश्वसनीयता है। अगर इस विशेष गहन पुनरीक्षण से चुनाव प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता या बदलाव आती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन बिहार में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की जा रही इस प्रक्रिया के पीछे का उद्देश्य का जवाब एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं लगता।